दोस्तों 13 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। अब दोस्तों हम क्या है लगातार तैयारी करेंगे। हमारे पास केवल और केवल क्या है 2 दिन का समय दिया हुआ, 2 दिन का गैप है, ओके, जो कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा कम रहने वाला है, क्योंकि 2 दिन में तो केवल आप रिवीजन कर पाएंगे, ओके, यानी आपको क्या है पहले से ही कहते हैं तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो अब मैं दोस्तों आपको है इकोनॉमिक्स की लगातार तैयारी कराऊंगा, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ओके, उत्तर के साथ मैं आपको बताते जाऊंगा। पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आएंगे, इसके साथ ही हम क्या है वस्तुनिष्ठ भी कवर करते जाएंगे। प्रॉपर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज, ओके, ये प्लेलिस्ट बना दी है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जितनी भी वीडियो होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ओके। इस वीडियो में दोस्तों हम क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर दोस्तों आपको है इस बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो लगातार आपको क्या है बिना रुके बिना थके क्या है मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों देख लेते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। और वस्तुनिष्ठ में दोस्तों हम बात करें तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ओके। सभी मैं इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ सिलेक्ट करके लाऊंगा और आपको क्या है तैयार कराऊंगा। वस्तुनिष्ठ की वीडियो में तो बस आपको क्या है वीडियो को ध्यान से अंदर देखना है और देखते ही देखते आपको वीडियो को देखते ही देखते जितने क्वेश्चन बताऊं तैयार करते जाइएगा, ओके। और सबसे खास बात ये रहने वाली है कि आपको क्या है जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आपको पता है रिपीट होते रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हो और चाहे आपको जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा वो भी मैं आपको क्या है कवर कराते जाऊंगा। तो अगर आपने क्या है प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी भी नहीं की है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको यह सब कराते जाऊंगा। बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ होते हैं तो किसमें होता है वो मिश्रित होता है, नाम ही मिश्रित, मिश्रित यानी मिक्स है, ओके, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का। नेक्स्ट है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? शून्य होती है। उपयोगिता का संबंध होता है, तो उपयोगिता का जो संबंध होता है वो होता है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। उचित लाभ, उचित आपको विकल्प चुनना है। लाभ बराबर होता है, तो लाभ बराबर होता है आपका आगम माइनस लागत, ओके। जितना मतलब हमने पैसा कमाया है जैसे किया, ओके, तो जितना आपको पास पैसा आया उसमें से आपको अपनी जो लागत आपकी लगी हुई आपको घटा देना है, तो आपका क्या है जो प्रॉफिट होता लाभ होते वो आपको निकल के आ जाता है। सिंपल है आपका, ये बिल्कुल श्रम का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना श्रम का उदाहरण कौन सा है, तो जो हमारा परिवर्तनशील साधन है वो हमारे एक श्रम का उदाहरण है। नेक्स्ट है गैर राजस्व, गैर कर राजस्व है, तो गैर कर राजस्व हो जाएगा वो उधारी। उधारी क्या है आपका गैर कर राजस्व है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए, ये क्या है संबंधित रहती है। नेक्स्ट, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है, तो कब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट, कीमत अनुपात PX अपॉन PY की ढाल सूचित करता है, तो ये हमारे किस किस को सूचित करता है? ये सूचित करता है द नंबर का राइट आंसर होगा, यानी आपकी बजट रेखा भी और कीमत रेखा दोनों को सूचित करता है। नेक्स्ट है, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो जो आपकी स्थिर लागत होती है वो क्या शून्य नहीं हो सकती है। अवसर लागत है, तो जो अगले श्रेष्ठ विकल्प के लिए त्याग की लागत क्या है? अवसर लागत होती है। अवसर लागत को मैं कई बार समझा चुका हूँ और ओके, और बिल्कुल सिंपल आपका रहता है कि जब हम क्या है श्रेष्ठ विकल्प चुनने के लिए, श्रेष्ठ विकल्प चुनने के लिए पहले जो अन्य विकल्प हमें मिले हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, ओके, वो हमारी क्या है अवसर लागत रहती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के, सबसे सिंपल उदाहरण रहता है कि आप क्या है जॉब के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब में जाते हैं। एक जगह आपको क्या है 30,000 सैलरी मिल रही है और एक जगह आपको क्या है 40,000 सैलरी आपको मिलेगी, ओके। तो आप कहाँ काम करेंगे, ओके। तो हाँ सीधी सी बात है कि हमें यहाँ ज़्यादा सैलरी मिल रही तो हम यहाँ काम करेंगे, ओके। 40,000 जहाँ सैलरी मिल रही वहाँ काम करेंगे, ओके। तो आपने क्या किया है, तो आपकी लेकिन अवसर लागत पूछी जाए कि यहाँ क्या है, अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत आपकी होगी 30 लाख, यानी आपने श्रेष्ठ विकल्प के लिए कौन सी लागत त्यागी? तो हमने 40,000 प्राप्त करने के लिए 30,000 क्या ये छोड़े हैं, ओके। तो यही, तो अगले श्रेष्ठ विकल्प के लिए त्याग की लागत हमारी क्या अवसर लागत होती है। नेक्स्ट हमारा, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ है तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा होगा, तो वित्तीय घाटा हमारा हो जाएगा 70,000 करोड़। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है,
औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है तो यू आकृति का होता है। डेस का आशय संतुलन की स्थिति से, तो साम्य का आशय होता है हमारा संतुलन स्थिति से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति घटती है। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि होती है बराबर। वित्तीय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति में होती है वृद्धि। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को हम कहते हैं औसत लागत। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म की कीमत स्वीकारक होती है। पूर्ति की लोच वस्तु की डेस और पूर्ति की मात्रा का परिणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है, तो कीमत संबंध दर्शाती है। किन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर है, तो प्रभावपूर्ण मांग पर। जीएसटी एक कर है तो अप्रत्यक्ष कर होता है। फिर नेक्स्ट है पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन डेस खाते का अंग है, तो चालू खाते का अंग होता है। तो ये रेगिस्तान हो जाते हैं हमारे। असत असत देख लेते हैं। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, तो ये आपका असत हो जाएगा क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बचत और विनियोग सदैव बराबर होता है, ये असत्य है। सरकारी बजट सरकार के अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का ब्यौरा है, तो सत्य हो जाएगा। दो अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। दो अधिमान वक्र होते हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, तो सत्य हो जाएगा। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के बराबर होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। मजदूरी एवं श्रम पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, सत्य है। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर संतुलित बजट में आय ज्यादा होती है व्यय से, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। संतुलित में क्या है, बराबर होना चाहिए, ना कि आय ज्यादा होनी चाहिए व्यय से। ओके, इसके बाद हम दोस्तों देखने कवर करने वाले सही जोड़िए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ मटेरियल, तो आप इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से सारी क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको क्या है इकोनॉमिक्स का कोर्स आपको ज्वाइन करना है। इकोनॉमिक्स का कोर्स लेते समय आपको क्या है कूपन कोड में इकोनॉमिक्स 80 ये आपको क्या है कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो कम फीस आपकी हो जाएगी। ओके, तो अगर आप कोड ज्वाइन कर लेते हैं तो कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको क्या है ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। आगे देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी देख लेते हैं। बजट रेखा की प्रवणता, तो बजट रेखा की प्रवणता हमारी हो जाएगी ऋणात्मक होती है। कार तथा पेट्रोल का जो संबंध है ये पूरक वस्तु का हमारा संबंध कहलाता है। जो एक वस्तु जो दूसरी वस्तु पर निर्भर हो वो आपको क्या है पूरक वस्तु है। ओके, स्थापन्न वस्तुओं में क्या है एक के स्थान पर हम क्या है दूसरे का उपयोग कर सके, वो आपकी स्थापन्न वस्तु है। जैसे एक नहीं मिला तो दूसरे से हम काम चला दे। चाय कॉफी का संबंध आपका क्या कहलाएगा, चाय कॉफी हमारा कहलाएगा स्थापन्न वस्तु है। ओके, और एक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर, जैसे बैट बॉल का संबंध ये भी आपके पूरक वस्तु में जाएगा। पेन स्याही के संबंध पूरक वस्तु में जाएगा। आर्थिक एजेंट है, तो आर्थिक एजेंट होता है हमारा आर्थिक निर्णय लेता है। फिर उत्पादक द्वारा यंत्रों का अंतिम वस्तुएं। फिर मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो मूल्य का मापन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। साधन की मांग, तो ये होती है व्युत्पन्न मांग का उपयोग। एमपीएस तो सीमांत बचत प्रवृत्ति। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है निम्न कोटि या निम्न स्तरीय वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुओं की मांग, तो ये बिलोजदार। राष्ट्रीय आय का अध्ययन, तो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। एनएनपी, तो एनएनपी आपका इसमें हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, तो ये कौन करता है व्यापारिक बैंक करते हैं। एपीसी, तो एपीसी हो जाएगा C/Y। और किस का आय विश्लेषण है वो हो जाएगा आपका अल्पकालीन। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। पूर्ण संतुष्टि के अगले स्तर पर बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगेगी। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम लिखिए, तो राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं। उत्पादन या मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सब। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, तो व्यावसायिक बैंक। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो बचत फलन कहते हैं।
प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा, ओके, या ब्याज का भुगतान। व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है, तो दृश्य मदें क्या है, शामिल होती है। मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, मांग की लोच कहलाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है, ये दोहरी गणना कहलाती है। मुद्रा की वह परिभाषा, तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का आकार करे। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रा के मूल्य में गिरावट अर्थात महंगाई बढ़ना और वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना, ये मूल्यस्फीति कहलाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा, तो APC प्लस APS बराबर हो जाएगा आपका 1। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो हो जाता है प्रत्यक्ष कर। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, तो ये करता है मांग और पूर्ति। इस प्रकार से हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए। अब ऐसा नहीं कि जितने मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव कराया इतना बस पढ़ लेते, तो आपके जो 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ आते हैं आपके पेपर में वो आएंगे, वो आपके क्या है 32 में 32 आपसे बन जाएंगे, इतने में काम नहीं चलेगा। वस्तुनिष्ठ का देखिए फिक्स नहीं रहता है, ये आपको ही पता है, इसलिए हमें लगातार क्या है सिलेक्ट करके वस्तुनिष्ठ को क्या है तैयार करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको और इसी बार से पार्ट 1 हो गया हमारा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी बार से करके पाठ लाकर मैं क्या है हर प्रकार की वस्तुनिष्ठ आपकी तैयारी करा दूंगा, जिसमें से आपके फिर जब हर प्रकार के हम वस्तुनिष्ठ तैयार कर लेंगे तो हाई चांस है कि वस्तुनिष्ठ उसी में से आपके रहेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद में लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, और प्रॉपर क्रम से इसी पर तैयारी करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना दी, तो वहाँ पर आपको क्या क्रम से वीडियो मिलती जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।